हाँ, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने जो बायोलॉजी है उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना थ्योरेटिकल सिलेबस है। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का नाम है आवृतबीजी पादपों में जनन व विकास। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? आवृतबीजी पादपों में जनन व विकास। अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट लेसन है उस फर्स्ट लेसन का नाम है आवृतबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। आवृतबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जो आवृतबीजी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? तो नाम से ही पता चल रहा है आवृतबीजी। आवृत का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आवरण, कवर्ड बोल सकते हैं। बीजी का मतलब क्या है? बीज। क्या बोल सकते हैं अपन? जो आवरण युक्त बीज वाले पादप होते हैं उनको ही क्या बोलेंगे? आवृतबीजी पादप। ठीक है, वैसे देख लेते हैं जो एंजियोस्पर्म शब्द है, एंजियोस्पर्म शब्द है, ये जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एंजियोस और दूसरा शब्द है स्पर्मा। दोनों ही शब्द कल पढ़े थे अपन ने, वही भाषा है ग्रीक या लैटिन भाषा, ग्रीक या लैटिन भाषा। जो एंजियोस है और स्पर्मा है दोनों ही कौन सी भाषा के शब्द हैं? ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं जो एंजियोस शब्द है इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा वो होता है कवर्ड। क्या होता है? कवर्ड। स्पर्मा जो ग्रीक शब्द है इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है वो होता है सीड्स। क्या होता है? सीड्स। कवर्ड को हम बोलते हैं आवरण। क्या बोलते हैं? आवरण। सीड्स को हम बोलते हैं बीज। क्या बोलते हैं? बीज। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? आवरण युक्त बीजी पादप। ठीक है, तो आवृतबीजी पादप कौन से होंगे? जिन पादपों में जो बीज होते हैं वो आवरण युक्त होते हैं वो कौन से पादप होंगे? आवृतबीजी पादप, एंजियोस्पर्म। अब दूसरे प्रकार के पादप भी होते हैं अनावृतबीजी पादप। कौन से? अनावृतबीजी पादप। ठीक है, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये कैसे हैं? अनावृतबीजी पादप हैं। अपन पढ़ कौन से पादप रहे हैं? आवृतबीजी पादप। तो आवृतबीजी पादप तो कौन से होंगे? जिनके बीज आवरण युक्त होंगे। और दूसरे प्रकार के पादप कौन से हैं? अनावृतबीजी पादप। इससे ही पता चल रहा है जिन बीजों के ऊपर आवरण नहीं होगा, नग्न बीज होंगे। ठीक है, तो वो पादप कौन से होंगे? अनावृतबीजी पादप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र, इनकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आएगा जीवन काल। तो जीवन काल क्या होता है? कोई भी जीव है उसका जन्म होता है और अंत में उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका क्या होता है? जन्म होता है और अंत उसका किसके साथ होता है? मृत्यु के साथ। तो उसका जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक की अवधि होती है उस अवधि को बोलते हैं जीवन काल। ठीक है, कोई भी जीव है उसका जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की जो अवधि होती है उस अवधि को क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। ठीक है, अब मृत्यु भी कौन सी होगी? प्राकृतिक मृत्यु। कौन सी? प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ। ठीक है, मृत्यु भी दो प्रकार से होती है। एक तो आकस्मिक होती है, उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु।
और एक प्राकृतिक मृत्यु होती है। जब कोई भी जीव है उसका जो जीवन अवधि है, उसका समय है, लास्ट अंतिम समय पर होता है, तब उसकी मृत्यु होती है, तो उसको तो बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है। और जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, यदि कोई एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। ठीक है। तो जीवन काल है, इसमें अपन को क्या याद रखना है, जो मृत्यु है, कौन सी मृत्यु होनी चाहिए, प्राकृतिक मृत्यु। कौन सी मृत्यु होनी चाहिए, प्राकृतिक मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं, तब उसका जो जीवन काल है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे मनुष्य है, जो मनुष्य का जो जीवन काल है सामान्य 50 से 60 वर्ष का होता है। कितना होता है, 50 से 60 वर्ष का होता है। वैसे तो काफ़ी मनुष्य हैं जो 100 साल तक जी जाते हैं, पहले भी मर जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य का जो औसत जीवन काल है वो कितना होता है, 50 से 60 वर्ष। कितना होगा, 50 से 60 वर्ष। ठीक है। तो जीवन काल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जीवन काल किसको बोलेंगे, कोई भी जीव है उसकी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, कौन सी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है या फिर काल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका जीवन काल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसका जीवन काल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आवृतबीजी पादप हैं, इनके जीवन काल में पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण को और क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन, इसको क्या बोलेंगे, पीढ़ी एकांतरण। जो आवृतबीजी पादप हैं उनके जीवन काल में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, जो आवृतबीजी पादप होते हैं इनकी जो जीवन काल होता है उसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाएंगी, 2 अवस्थाएं। एक तो होती है बीजाणुोद्भिद अवस्था, इस अवस्था को बोलते हैं स्पोरोफाइट अवस्था। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट अवस्था। ठीक है। तो जो आवृतबीजी पादप हैं उनके जीवन काल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो कौन सी हो गई, बीजाणुोद्भिद अवस्था, इस अवस्था को क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी हो गई, युग्मकोद्भिद अवस्था, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट अवस्था। ठीक है। तो ये जो दोनों अवस्थाएं हैं इनका क्या होता है, चक्र चलता रहता है। कोई भी आवृतबीजी पादप है उसमें पहले कौन सी अवस्था आएगी, मान लो बीजाणुोद्भिद अवस्था आ गई, कौन सी आ गई, बीजाणुोद्भिद अवस्था। तो बीजाणुोद्भिद अवस्था एक समय में समाप्त हो जाएगी और इसके समाप्त होने पर कौन सी अवस्था चालू हो जाएगी, युग्मकोद्भिद अवस्था। कौन सी अवस्था चालू हो जाएगी, युग्मकोद्भिद अवस्था। उसके बाद में एक समय में ये भी अवस्था समाप्त हो जाएगी, फिर दोबारा से कौन सी अवस्था चालू होगी, बीजाणुोद्भिद अवस्था। तो ये जो अवस्थाएं हैं एक के बाद दूसरी अवस्था और दूसरी के बाद फिर पहली अवस्था लगातार क्या होती हैं, आती रहती हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलेंगे, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन। ठीक है। तो पीढ़ी एकांतरण किसको बोलेंगे, जो आवृतबीजी पादप हैं उनके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो बीजाणुोद्भिद अवस्था होती है, दूसरी अवस्था कौन सी, युग्मकोद्भिद अवस्था। ये अवस्थाएं निरंतर रूप से आती रहती हैं। बीजाणुोद्भिद अवस्था के समाप्त होने पर कौन सी अवस्था आएगी, युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था के समाप्त होने पर कौन सी अवस्था आएगी, बीजाणुोद्भिद अवस्था। ठीक है। तो ये निरंतर रूप से इनका क्या चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलेंगे, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि बीजाणुोद्भिद अवस्था में पादप के अंदर क्या होगा और जो युग्मकोद्भिद अवस्था है इसके अंदर पादप में क्या होगा, क्या क्या होता है इनके अंदर, कौन सी अवस्था में
किस पादप अंग का विकास होगा? हाँ, तो फर्स्ट अवस्था कौन सी? बीजाणुउद्भिद अवस्था। ठीक है, बीजाणुउद्भिद अवस्था के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या होता है इसके अंदर? जो आवृत बीजी पादपों की बीजाणुउद्भिद अवस्था है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। द्विगुणित को और क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? 2n से। किससे प्रदर्शित करते हैं? 2n से। तो जो बीजाणुउद्भिद अवस्था होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित डिप्लॉइड अवस्था होती है। ठीक है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम संख्या होगी वो कैसी होगी? द्विगुणित होगी। जो गुणसूत्र समुच्चय होगा कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? यह कैसी होती है? मुख्य अवस्था होती है, स्वयंपोषी होती है। ठीक है, अपने आप पर डिपेंड करती है। भोजन के लिए किस पर डिपेंड करेगी? स्वयं पर। ठीक है, तो जो बीजाणुउद्भिद अवस्था होती है वो कैसी होगी? स्वयंपोषी होगी। जो भोजन है वो खुद बनाएंगे अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? एक कैसी अवस्था होती है? दीर्घ अवस्था होती है, लंबी अवधि की अवस्था होती है। ठीक है, जो युग्मकोद्भिद अवस्था होगी वो तो कैसी होगी? अल्पजीवी होगी, कम समय की अवस्था होगी। लेकिन जो बीजाणुउद्भिद अवस्था होगी वो कैसी होगी? दीर्घ अवस्था होगी, लंबे समय वाली अवस्था होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह जड़, तना, पत्ती में क्या होती है? विभेदित होती है, विभाजित होती है। जो पादप होता है वो किस में विभाजित होता है? जड़, तना और पत्ती में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके दौरान किसका निर्माण होगा? पुष्प का। किसका निर्माण होगा? पुष्प का। ठीक है, जो आवृत बीजी पादपों की बीजाणुउद्भिद अवस्था होगी उसके अंतर्गत किसका निर्माण होगा? पुष्प का निर्माण होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विभेदित तो होती है किसके अंदर? जो पादप होता है जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। इस अवस्था में निर्माण किसका होता है? पुष्प का। किसका निर्माण होगा? पुष्प का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं जो दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है? युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, युग्मकोद्भिद अवस्था को क्या बोलते हैं? गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? गैमीटोफाइट। ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण हैं? फर्स्ट लक्षण, यह कैसी होगी? अगुणित होगी। अगुणित को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एन से। ठीक है, तो देखो इधर, कोई भी या जंतु कोशिका है या फिर पादप कोशिका है, यदि वह कैसी है? अगुणित है। कैसी है? अगुणित। तो अगुणित कोशिका को दर्शाते हैं एन से। किससे दर्शाते हैं? एन से। ठीक है, यदि वो है द्विगुणित, कैसी है? द्विगुणित, तो द्विगुणित को अपन दर्शाएंगे 2n से। किससे दर्शाएंगे? 2n से। यदि कोई भी कोशिका कैसी है? त्रिगुणित है। कैसी है? त्रिगुणित, तो उसको किससे दर्शाएंगे? 3n से। किससे दर्शाएंगे? 3n से। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। जो कोशिका अगुणित अवस्था में होती है या अगुणित होती है उसको तो किससे दर्शाते हैं? n से। किससे दर्शाएंगे? n से। और जो कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित, उसको किससे दर्शाएंगे? 2n से। जो कोशिका त्रिगुणित होती है, कैसी होती है? त्रिगुणित, उसको किससे दर्शाएंगे? 3n से दर्शाएंगे। ठीक है, इनके उदाहरण देख लेते हैं। जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं उनके उदाहरण होते हैं युग्मक। क्या होते हैं? युग्मक। जो पादप होते हैं या फिर जंतु होते हैं उनके अंदर नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं। ठीक है, जंतुओं में नर युग्मक, जंतुओं की अपन बात करें तो जंतुओं में जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। मादा युग्मक की बात करें, मादा युग्मक, तो मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु।
क्या होता है? अंडाणु। दोनों ही क्या है? युग्मक है। क्या है? युग्मक। ठीक है। दोनों ही कैसी अवस्था में होते हैं? अगुणित अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में? अगुणित। ठीक है। आपसे कोई पूछे पादप या जंतु में अगुणित कोशिका का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जंतुओं में तो कौन कौन सी कोशिका? शुक्राणु और अंडाणु। दोनों ही कोशिकाएं कैसी? अगुणित। कैसी होंगी? अगुणित होंगी। ठीक है। पादपों की अपन बात करें, पादपों में जो नर युग्मक होता है लघु बीजाणु। ठीक है। परागकण। मादा युग्मक गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु। ठीक है। क्या बनता है आगे चल के? अंड कोशिका। ठीक है। जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है उससे आगे चल के भ्रूण कोश का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण कोश का। उस भ्रूण कोशिका के अंदर एक कोशिका होती है, कौन सी? अंड कोशिका। तो पादपों में जो परागकण और अंड कोशिका है, दोनों ही कोशिकाएं कैसी होंगी? अगुणित। कैसी होंगी? अगुणित। ठीक है। आगे बात करते हैं द्विगुणित कोशिका। पादप है या जंतु है, युग्मकों के अलावा जो और कोशिकाएं हैं, जैसे जड़ की कोशिका है, तने की कोशिका है, पत्ती की कोशिकाएं हैं, तो वो सभी कोशिकाएं कैसी होंगी? द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। कैसी होंगी? द्विगुणित। जैसे बीजांडकाय की कोशिका है जो भ्रूण कोश में पाई जाती है। ठीक है। जड़ की कोशिका, तने की कोशिका, पत्ती की कोशिका, इनके अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित होंगी वो सारी कैसी होंगी? द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। कैसी होंगी? द्विगुणित। ठीक है। जो क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे, कैसी अवस्था में होंगे? द्विगुणित अवस्था में होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं त्रिगुणित कोशिका। आपसे पूछे कोई पादपों में त्रिगुणित कोशिका का नाम बताइए, तो पादपों में जब निषेचन की क्रिया होती है, द्विसंलयन की क्रिया होती है, तो उसमें आगे चल के एक अवस्था आती है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का। किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का। ठीक है। तो ये दोनों ही कैसी अवस्था में होते हैं? त्रिगुणित अवस्था में। कैसी अवस्था में होंगे? त्रिगुणित अवस्था में। ठीक है। आपसे पूछे कोई अगुणित कोशिका का उदाहरण दीजिए, तो क्या बताएंगे? जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, जंतुओं में या फिर पादपों में कैसी अवस्था में होंगे? अगुणित अवस्था में। द्विगुणित अवस्था किससे दर्शाते हैं? 2n से। जड़ की कोशिका ले लो, तने की कोशिका ले लो, पत्ती की कोशिका ले लो, बीजांडकाय की कोशिका ले लो, कैसी अवस्था में होंगे? द्विगुणित अवस्था में। ठीक है। त्रिगुणित कोशिका का उदाहरण तो क्या होगा? भ्रूणपोष। ठीक है। क्या होगा? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष किसके द्वारा बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया? जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो कैसी अवस्था है? अगुणित अवस्था है। अगुणित अवस्था को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड अवस्था। किससे दर्शाएंगे? n से। ठीक है। दूसरी अवस्था क्या है? यह जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है आश्रित होती है, अल्पजीवी होती है। ठीक है। आश्रित किस पर होती है? बीजाणुद्भिद अवस्था पर। कौन सी अवस्था पर? बीजाणुद्भिद अवस्था पर। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? इस अवस्था के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है। जो बीजाणुद्भिद अवस्था होगी
उसके अंदर तो किसका निर्माण होगा? पुष्प का निर्माण। किसका निर्माण होगा? पुष्प का। और जो युग्मकोद्भिद अवस्था होगी उसके अंदर किसका निर्माण होगा? युग्मकों का। किसका निर्माण होगा? युग्मकों का। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है भोजन व आवास के लिए, अभी बताया आपको किस पर निर्भर होती है? बीजाणुोद्भिद अवस्था पर निर्भर होती है। दोबारा से देखो इसको एक बार, दोबारा से समझो। जो आवृत बीजी पादप है उनका जीवन चक्र होता है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2 अवस्थाएं, बीजाणुोद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था। चक्र को समझ लो। ये कोई पादप है, पादप कौन सा है? आवृत बीजी पादप। कौन सा है? आवृत बीजी पादप। ठीक है, किसका निर्माण हुआ इससे? पुष्प का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? पुष्प का। ठीक है, पुष्प से आगे चल के किसका निर्माण होगा? युग्मकों का। किसका निर्माण होगा? युग्मकों का। ठीक है, युग्मकों का निर्माण कैसे होगा? नर युग्मक का निर्माण अलग होगा और मादा युग्मक का निर्माण अलग होगा। ठीक है, पुष्प में जो जननांग होते हैं, एक तो होता है पुमंग। ये तो कौन सा जननांग होता है? नर जननांग। कौन सा जननांग होगा? नर जननांग। दूसरा जननांग होता है जायांग। ठीक है, ये कौन सा जननांग होगा? मादा जननांग। पुष्प की संरचना पढ़ी होगी आप लोगों ने 11th क्लास में। ठीक है, तो उसके जो संरचना होती है पुष्प की, उसके अंदर 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे बाह्य भाग होता है बाह्य दल पुंज। कौन सा होता है? बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग कौन होगा? दल पुंज। कौन सा? दल पुंज। तीसरा भाग होगा पुमंग। तीसरा भाग कौन सा होता है? पुमंग। चौथा भाग की बात करें तो चौथा भाग होता है जायांग। ठीक है, जो पुष्प की संरचना होती है उसके अंदर मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग, चौथा होता है जायांग। ठीक है, जो बाह्य दलपुंज होता है ये तो किन से मिलकर बना होता है? दलों से। ठीक है, जो दलों का संगठन होगा, समूह होगा, उसको बोलेंगे बाह्य दलपुंज। जो सिंगल एक होगा उसको बोलेंगे दल। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज क्या होगा? दलों का समूह होगा। ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? दलपुंज। दलपुंज किन से मिलकर बना होता है? दल। ठीक है, जो सबसे बाहर तो कौन से होंगे? बाह्य दलपुंज होंगे, उसके बाद में दलपुंज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाग कौन सा है? तीसरा पुमंग। पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। कौन सा जननांग होता है? नर जननांग। नेक्स्ट होता है जायांग। कौन सा जननांग होता है? मादा जननांग। ठीक है, ये जो दोनों भाग होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं सहायक चक्र। ठीक है, पुष्प के सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, पुष्प के सहायक चक्र कौन से होते हैं? तो कौन कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, आगे बात करते हैं पुमंग और जायांग। ये पुष्प के क्या होते हैं? आवश्यक चक्र। क्या होते हैं? आवश्यक चक्र। ठीक है, आपसे कोई पूछे पुष्प के आवश्यक चक्र कौन कौन से, तो क्या बताएंगे? पुमंग और जायांग। आपसे कोई पूछे पुष्प के सहायक चक्र कौन कौन से, तो क्या बताएंगे? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। पुमंग कौन सा जननांग हो गया? नर जननांग।
जायांग कौन सा जननांग हो गया? मादा जननांग। ठीक है, तो पुमंग किन से मिलकर बना होता है? पुंकेसरों से। किन से मिलकर बना होता है? पुंकेसरों से। ठीक है, जायांग के अंदर क्या होते हैं? स्त्री केसर। क्या होते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर की जो संरचना होती है उसके अंदर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? 3 भाग। सबसे ऊपर तो होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। उससे नीचे होता है संयोजी। संयोजी को और क्या बोल सकते हैं? योजी। क्या बोल सकते हैं? योजी। ठीक है, सबसे जो निचला भाग होता है, तंतु समान संरचना होती है, उसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। तो पुंकेसर, इसकी संरचना में कितने भाग? 3 भाग। परागकोश, संयोजी और पुतंतु। ठीक है, चित्र बना के देखेंगे तो इस तरह से संरचना होगी, ये ऐसे। तो ये तो होता है परागकोश और यहाँ पर ये होता है संयोजी। ठीक है, और ये होता है पुतंतु। क्या होता है? पुतंतु। ठीक है, उसी तरह से जायांग की बात करें, स्त्री केसर, इसके अंतर्गत क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, पुंकेसर के अंदर तो कौन कौन से भाग? परागकोश, संयोजी और पुतंतु। स्त्री केसर की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से भाग? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ऊपरी संरचना होती है इस तरह से। ऐसे। तो इसको तो बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, और इसको बोलेंगे वर्तिका और इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और बीजांड के अंदर क्या लगे होते हैं? बीज। बीजांड के अंदर क्या लगे होते हैं? बीज। तो ये जो संरचना है ये तो है बीजांड। ठीक है, और इसके अंदर जो संरचनाएं हैं वो है बीज। ठीक है, तो जो पुंकेसर है उसकी संरचना में तो कितने भाग? 3 भाग। परागकोश, संयोजी और पुतंतु। पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग, पुष्प का नर जननांग। ठीक है, उसके बाद स्त्री केसर की संरचना में कौन कौन से भाग? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? बीजांड और बीज। ठीक है, स्त्री केसर मिलकर क्या बनाते हैं? जायांग। क्या बनाते हैं? जायांग। जायांग को पुष्प का क्या बोलते हैं? मादा जननांग। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखो, तो जो पुंकेसर होता है इसके अंदर क्या होता है? परागकोश। क्या होता है? परागकोश। परागकोशों में किसका निर्माण होता है? परागकणों का। किसका निर्माण होगा? परागकणों का। ठीक है, स्त्री केसर है, जायांग है, इसके अंदर गुरु बीजाणु, मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आगे चलकर भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश में होती है अंड कोशिका। क्या होती है? अंड कोशिका। तो आगे चलकर हाँ देखो आगे,
तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उससे आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूण कोश का विकास होगा। किसका विकास होगा? भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश होता है, उसके अंदर अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका। ठीक है। इधर से जो पराग कोश है, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है। आपसे कोई पूछे नर युग्मकोद्भिद का विकास किससे होता है तो क्या बताएंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। आपसे कोई पूछे मादा युग्मकोद्भिद का विकास कौन सी कोशिका से होता है तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। ठीक है। आगे चल के क्या होता है? जो अंड कोशिका होती है और लघु बीजाणु होता है परागकण, इन दोनों का आगे चल के क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। संलयन को अपन क्या बोलते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। निषेचन होगा तो निषेचन के बाद एक अवस्था बनती है युग्मनज। क्या बनती है? युग्मनज। ठीक है। युग्मनज से फिर किसका विकास होगा? भ्रूण का। किसका विकास होगा? भ्रूण का। भ्रूण से विकास होगा बीज। ठीक है। जो भ्रूण होता है वो किस में होता है? बीज के अंदर होता है। किसके अंदर होगा? बीज के अंदर। दोबारा से बीज में क्या होगा? अंकुरण। क्या होगा? अंकुरण। तो किसका विकास होगा फिर? पादप का विकास होगा। किसका विकास होगा? पादप का। ठीक है। तो ये जो चक्र है, इसमें जो आवृत बीजी पादप हैं, इनमें लगातार क्या होता है? चलता रहता है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? जो आवृत बीजी पादपों की बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, इसके अंदर तो किसका निर्माण होता है? पुष्प का। पादप में किसका निर्माण होगा? पुष्प का। ठीक है। उसके बाद में जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, दूसरी अवस्था है, इस अवस्था में किसका निर्माण होगा? युग्मकों का। किनका निर्माण होगा? युग्मकों का। ठीक है। तो ये जो आज पढ़ा है, आपको नोट्स बनाने हैं, इसके उतारना है वीडियो को बीच बीच में रोक कर। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। पूरा विस्तृत ही चल रहा है। ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर दोबारा से कराएंगे। वैसे जो प्रॉब्लम्स होगी आपकी उसको सॉल्व करा देंगे, समझाएंगे, लेकिन लिखाना नहीं है दोबारा से है। तो इसको बीच बीच में जो वीडियो है उसको रोक कर उतार लिया करो। ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो उसको बताना आप लोग। धन्यवाद।